आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वंदना शुक्ला की लिखी हुई कहानी सुख। घर में अफरा तफरी का माहौल था। रात के 10 बज रहे थे और पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे। 7 बजे घूमना कहकर गए थे। पहले सोचा कि अपने दोस्त वर्मा अंकल के यहाँ चले गए होंगे, लेकिन जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई साहब तो यहाँ कई दिनों से नहीं आए। 2-1 बार उन्हें पार्क में बैठे जरूर देखा है। मैं 2 दिन पहले ही मुंबई से लखनऊ आई थी अपने मायके। जब मैं आई तो उन्होंने खूब प्यार किया था मुझे, मेरे सिर पर हाथ फेरा था। सुभाष यानी अपने दामाद के बारे में भी पूछा, लेकिन आज अचानक किसी अनहोनी से मन बेचैन होने लगा। आधी रात में बड़े भैया, भाभी, मैं और छोटा भैया कार से लगभग भटकते हुए पूरा शहर में पापा को तलाश रहे थे। रात बीत रही थी। हताशा के अंधेरे में मन डूबा जा रहा था। हम तीनों की आंखें बस उस दृश्य को तलाश रही थी जब किसी पुल या किसी बंद दुकान के बाहर बैठे या यूं ही टहलकदमी करते हुए पापा मिल जाएं बस। लेकिन बीच बीच में हम में से कोई पिछले 2 दिन पापा के कार्यकलापों में उनके ना आने की वजह टटोल लेता। जैसे छोटे भैया ने कहा कि कल वो मुझसे बेंगलोर वाले चाचा का पता पूछ रहे थे। भाभी ने बताया कुछ दिन से पापा खाना भी बहुत कम खा रहे थे और कुछ अनमने से रहने लगे थे। मुझे भी याद आया कि कल पापा फोन पर किसी से कह रहे थे कि अब वो कुछ दिनों के लिए कहीं जाना चाहते हैं। मन नहीं लग रहा था उनका। कार सड़कों पर भागी चली जा रही थी। अंधेरा और ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। कार के बाहर भी सन्नाटा था और कार के भीतर भी। लेकिन यह तो हम कार में बैठे लोग ही जानते थे कि उस वक्त हमारे भीतर किस शोरगुल से मुठभेड़ हो रही थी। शहर का हर वो कोना जहां पापा के मिलने की गुंजाइश थी छान मारा था। लोगों से भी पूछा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम सब बिल्कुल निराश हो चुके थे और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पापा से ये उम्मीद बिल्कुल ना थी। सच, हमने अपने बाबूजी की तरह उनकी सेवा की। पता नहीं क्या गलती हो गई। भाभी ने रुआंसी होकर कहा, भैया ऐसी आधी रात में कार से सड़कों पर भटकने से क्या होगा? मुझे लगता है हमें पुलिस रिपोर्ट कर देना चाहिए। छोटे भैया ने कार ड्राइव कर रहे बड़े भैया को मशवरा दिया। हालांकि कुछ देर पहले मैंने ही छोटे भैया को यह सलाह दी थी। तब उन्होंने मना कर दिया था, यह कहकर कि खबर कल ही अखबार में आ जाएगी। पापा की शहर में इतनी इज्जत है, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग हम पर शक करेंगे कि बेटों से कोई परेशानी होगी। बड़े भैया ने उस वक्त इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन कुछ ही देर में कार पुलिस चौकी के सामने खड़ी थी। वहां 2-3 पुलिस वाले बैठे बतिया रहे थे। हमें देखकर सामने बैठे इंस्पेक्टर ने हमें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। जी कहिए, उस युवा दरोगा ने पूछा। हमारे फादर नाइट वॉक के लिए गए थे लेकिन आज घर ही नहीं लौटे, बड़े भैया ने बताया। वो इंस्पेक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एफआईआर लिखानी है? हाँ, बड़े भैया ने कहा। करण सिंह, वो एफआईआर की फाइल ला। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया और खुद मोबाइल में कुछ देखने लगा। जी सर, उस अधेड़ पुलिस वाले ने कहा और काले कवर की मोटी फाइल लाकर इंस्पेक्टर के सामने रख दी। तू बैठ और रिपोर्ट लिख। इंस्पेक्टर ने मोबाइल पर नजरें टिकाए हुए कहा। ठीक है सर, कहकर पुलिस वाला बैठ गया और फाइल का वो खाली पीला पेज खोलकर जिसके बीच में एक पेन रखा हुआ था, अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगा। वैसे एक बात कहें साहब, बुरा मत मानिएगा, दरोगा ने मोबाइल मेज पर रखते हुए कहा। बूढ़े आदमी को इस तरह अकेले घर से नहीं निकलने देना चाहिए, वो भी रात बिरात। कहीं गिर विर पड़े, वैसे ही सटियाई उम्र होती है ये। इस उम्र में तो बस घर में रहे और राम भजन करें, हैं कि नहीं? कहकर उसने बारी बारी से हम चारों की ओर देखा।
तजुर्बा है सर, इसलिए कह रहे हैं। ऐसे बूढ़ों के खूब केस आते हैं यहाँ, लेकिन हाँ भाई करण सिंह, तैयार है लिखने को? जी सर, सिपाही ने मुस्तैदी से कहा। इंस्पेक्टर ने तंबाकू की पुड़िया खोलकर फांकी और हमारी ओर मुखातिब होते हुए बोला, हाँ श्रीमान, तो विस्तार से बताइए कि आपके पापा की उम्र कितनी है, क्या करते हैं, जमीन जायदाद का कोई टंटा, आपकी जॉइंट फैमिली है या उनको डेमेंशिया जैसी कोई बीमारी तो नहीं, क्या वो पहली बार गए थे, उनका स्वभाव कैसा है, रिश्तेदारों से कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर ने कई सवाल एक साथ दाग दिए। बड़े और छोटे भैया ने उन सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया, जैसे माँ का देहांत हुए 1 वर्ष हुआ है, हम सब पापा का हर तरह से ख्याल रखते हैं, पापा की खुद की अच्छी पेंशन है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी, उनकी अपनी कार है, ड्राइवर है, एक नौकर अलग से है जो उनकी हर चीज का ख्याल रखता है, घर में भी सब इतनी ही इज्जत करते हैं, कहा सुनी का तो कोई सवाल ही नहीं। बड़े भैया कहकर चुप हो गए, शायद उनका गला भर आया था। तब छोटे भैया ने बात जारी रखते हुए कहा, पापा बोर ना हो और उन्हें अकेलापन ना लगे, इसलिए उनके कमरे में बड़ा टीवी है। पापा का लैपटॉप पुराना हो गया था, इसलिए हमने उन्हें एक HP का लैपटॉप उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उनका अपना ब्लॉग भी है। माँ के जाने के बाद माँ की कोई कमी महसूस ना हो, इसलिए हमने उन्हें फेसबुक पे अकाउंट खुलवा दिया था ताकि अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से संपर्क करते रहें। उन्हें पढ़ने का शौक है तो हिंदी अंग्रेजी के 2 अखबार आते हैं और साहित्य की अच्छी किताबें और मैगजीन भी पोस्ट से मंगवाते हैं। महंगा स्मार्टफोन है उनके पास जिसमें शानदार कैमरा है। इतना महंगा मोबाइल इसलिए दिलवाया कि सुबह सुबह उधर खेतों की तरफ या पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ की बिंदास तस्वीरें खींचे और फोटो गैलरी में से इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपलोड करें। उन्हें फोटो एल्बम बनाना और सबको दिखाना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए। और हाँ, व्हाट्सएप भी तो डाउनलोड कर दिया था हमने पापा के फ़ोन में। अपने परिवार के ग्रुप में भी उन्हें शामिल कर लिया है। हम सभी व्हाट्सएप पर उनके हालचाल पूछते रहते हैं। भाभी ने इंस्पेक्टर को ये जानकारी भी दी। मैंने तो पापा से कह रखा है कि जब कोई ज़रूरत हो या फ़ोन कर दें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। ऊपर ही तो रहते हैं हम लोग, वो बुलाएंगे तो कोई ना कोई तुरंत आ जाएगा। लेकिन ना तो वो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं और ना ही व्हाट्सएप पर। बड़े भैया की आवाज़ में पीड़ा थी। पिछले बार व्हाट्सएप पर माँ पापा की इतनी पुरानी तस्वीर अपलोड की थी मैंने कि इससे पापा खुश हो जाएंगे, लेकिन नो कमेंट। जहाँ जाना है आराम से जाएं, कार ड्राइवर दोनों हैं, खुशहाल परिवार है, सब सुविधाएं, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई मानसिक बीमारी, पता नहीं कहाँ गए। मैंने चिंतित होकर कहा। जहाँ जहाँ पापा को खोजा जा सकता था वो सब ठिकाने हम तलाश कर चुके थे। तभी आपके पास रिपोर्ट लिखाने आए हैं, छोटे भैया ने कहा। रिपोर्ट लिखवाकर और दरोगा का पापा को तलाशने की हर संभव कोशिश करने का आश्वासन लेकर हम घर की ओर वापस लौट पड़े। कार आगे भागी चली जा रही थी और मेरी स्मृतियां पीछे।